सबसे पहले बात करेंगे, आज हम हरदा कांड में बड़ा एक्शन लिया गया। एसपी के बाद कलेक्टर को हटा दिया गया है और आप देखिए कि हरदा कांड में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और बेहद ही सख्ती से इस पूरे मामले को देखने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से शुरुआत से ही चलता आ रहा था। लेकिन उनकी तरफ से बड़ी जानकारी ये दी गई कि ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं कि एक नजीर पेश हो। हरदा कलेक्टर मंत्रालय अटैच हो चुके हैं, कलेक्टर ऋषि गर्ग जिन्हें भी मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर अगर इस प्रकार की फैक्ट्री चल रही थी, प्रशासनिक अमले को इस बारे में जानकारी ना हो, जानकारी हो उसके बाद एक्शन ना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर लगता है कि सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है और इसी के चलते कड़ी कार्रवाई। तो हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधा एक्शन, इसे लेकर मुख्यमंत्री का ये सख्त रवैया जो शुरुआत से ही हमने देखा। तो हरदा ब्लास्ट का हम जिक्र करें, अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि हरदा कांड में अब तक कौन कौन सा एक्शन हुआ है। देखिए, फैक्ट्री के 2 मालिकों की इस पर गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सोमेश अग्रवाल को लिया जा चुका है। 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। साथ ही एक आरोपी को पुलिस रिमांड, 2 को जेल भी भेजा जा चुका है। और सीएम का अधिकारियों पर ये एक्शन जो है वो आप निरंतर इस कड़ी में देखने वाले हैं। जहां एसपी के बाद अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया। पहले एसपी पर गाज गिरी और अब कलेक्टर पर गाज गिरी है। तो हरदा कलेक्टर मंत्रालय अटैच किए जा चुके हैं। ऋषि गर्ग का हम जिक्र कर रहे हैं, अब मंत्रालय में रहकर काम करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि ये जो कड़ी है पूरी, वो निरंतर एक्शन को दर्शाती है कि किस प्रकार सख्ती इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बढ़ती जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने खुद इस पर एक्शन लिया और आप ये देखिए कि लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ गाज जो है लगातार अभी गिरने की बात कही जा रही है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता प्रवीण तंवर हरदा से जुड़ गया। प्रवीण, लगातार एक्शन पर एक्शन हम देख पा रहे हैं। हरदा का जो बड़ा धमाका जो हरदा में हुआ था, कई लोगों की जान भी चली गई। सबसे पहले तो एक बार ताजा आप अपडेट बताएं और ये भी बताएं कि एक्शन और कहां तक पहुंचा है। जी, ये पूरा मामला है 2 दिन पहले का है। हरदा के मगरदा रोड पर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। लगभग 24 घंटे लगे थे आग पर पूरी तरीके से काबू पाने पर और यहाँ पर आग पर काबू पाया गया, मलबा हटाया गया। 11 लोगों की इसमें मौत हुई, 217 लोग इसमें घायल हुए। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर हरदा आए थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लापरवाही सामने आई थी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि इसमें प्रशासनिक जो है कार्रवाई होगी और इसी का नतीजा था कि यहाँ के हरदा के कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया गया। अभी जहां तक बात अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की करें, तो जो बाहर का जो अमला यहाँ बचाव कार्य के लिए आया था, जो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस आई थी, वो कल रात से यहाँ पर लौटना शुरू हो गई है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी जो गति है वो धीमी हो गई है, क्योंकि इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें आई थी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, उन्होंने वहां मलबे को हटाया, लेकिन वहां किसी तरीके के शव अभी तक और नहीं मिले हैं या कोई और अन्य व्यक्ति वहां पर दबा हुआ नहीं मिला। इसलिए जो बाहर का जो अमला आया था वो कल रात से ही लौटना शुरू हो गया था। अगर हम यहाँ बात करें राहत की, तो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ जो घटना में मृतक जो 10 लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दी गई है। साथ ही जो 5 गंभीर घायल हुए थे उनको 1-1 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। साथ ही जो अन्य जो घायल हुए हैं सामान्य, उनको 25-25 हजार रुपए यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जी ठीक है, ये तमाम प्रावधान जिससे जनता को राहत पहुंचाई जा सके और मुझे लगता है कि बहुत सख्त एक्शन मोड में भी नजर आए मुख्यमंत्री से लेकर। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे। उन्होंने यहां पर सबसे पहले घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद पटाखा फैक्ट्री वाले स्थल पर भी पहुंचे हैं। हादसे के पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंचना हुआ है मुख्यमंत्री का। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव धमाके वाली जगह पर पहुंचते हैं। उसके बाद उनका उस जगह का मुआयना करते हुए वो नजर आते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों से भी उन्होंने उस दौरान बातचीत की।
साथ ही उन्होंने टीम को अगली कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हरदा और यहां पर पहले हवाई सर्वेक्षण, उसके बाद जो घायल थे उनसे मुलाकात की और जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, धमाका हुआ, वहां पर भी पहुंचे देखने के लिए पूरे दल बल के साथ नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की एक और बड़ी चर्चा का जिक्र कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा आज दूसरा दिन बजट सत्र का सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार आज भी। जहां कांग्रेस सदन में घोटाले का मुद्दा उठा सकती है, कांग्रेस उठा सकती है हरदा अग्निकांड का मुद्दा, और ये तमाम मुद्दे आज विपक्ष उठाने वाला है। और इसके चलते जाहिर सी बात है कि बजट विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और काफी हंगामेदार आज का सत्र रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस 2 बड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। एमपी बजट सत्र के पहले दिन क्या हुआ और दूसरे दिन किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है, डिटेल से समझेंगे। 7 फरवरी से बजट सत्र का आगाज हुआ है और निरंतरता के साथ आज दूसरा दिन है। तो वहीं बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन भी खूब हंगामा किया, हंगामे में पहले दिन भी कमी नहीं रही है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल से बुलवाया जा रहा है। और हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कल कर दी गई। और अब जानिए कि बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज क्या होगा। तो आज कांग्रेस विधायक भरपूर हंगामा कर सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। कांग्रेस सदन में घोटालों का मुद्दा उठा सकती है। तो कई ऐसी चीजें जिसमें भ्रष्टाचार को रेखांकित करने का काम कांग्रेस विधायक आज करने वाले हैं। विधानसभा सत्र दूसरा दिन इस बजट सत्र का, और तमाम जो निगाहें हैं वो आज विधानसभा के सत्र पर जुड़ी हुई, चूंकि कई जनहितैषी मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए। इन सवालों को लेकर आज भरपूर चर्चा सदन में होने वाली है। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तमाम ऐसे मुद्दे जिनकी पूरी श्रृंखला हमारे पास है, भले ही भर्ती परीक्षा की बात हो, भले ही तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार को सीधे तौर पर विपक्ष घेर सकता है, क्या कुछ आज होगा, जानकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बजट सत्र ये आयोजित किया जा रहा है और उसके पूरे हंगामेदार रहने के आसार है। कल जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि राज्यपाल से सरकार द्वारा झूठ बुलवाया जा रहा है। संकल्प पत्र को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। मोदी सरकार की योजनाएं गिनाने का काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और यही कारण है कि जो कांग्रेस के विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष के साथ, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया था और काफी देर तक हंगामा चला। उसके बाद सदन को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो आज राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन करने का काम सरकार के विधायक और मंत्री करने वाले। इसके साथ ही जो अनुपूरक बजट आने वाला है, वित्त मंत्री उसका अनुमान आज बजट सत्र में पेश करेंगे। लेकिन कांग्रेस पहले से ही ये मन बना चुकी है, चाहे हरदा अग्निकांड हो या 18 साल में जो घोटाले जिनका आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है, उन घोटालों को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर सकती है। इसके साथ ही संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे,
चाहे वह 450 रुपए में सिलेंडर हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात हो, गेहूं और धान की एमएसपी को लेकर कांग्रेस आज सदन में हंगामा कर सकती है। हालांकि बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कांग्रेस केवल हंगामा करना चाहती है, जनता के मुद्दे नहीं उठाना चाहती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो जिनको लेकर आज कांग्रेस सदन में हंगामा कर सकती है। देखिए 13 दिन का ये पूरा सदन है, 12 तारीख को अनुपूरक बजट पेश होगा और उसके बाद लेखा अनुदान भी सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले विपक्ष जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लगातार सदन में बिल्कुल शैलेंद्र, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास बिल्कुल ताजा मुद्दा है हरदा में जो अग्निकांड हुआ है, और इसको लेकर कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाली कांग्रेस जाहिर तौर पर आज हंगामे के पूरे आसार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख, राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी रायगढ़। ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है न्याय यात्रा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक स्तर पर कांग्रेसियों ने इंतजाम पहले ही कर रखा था। रेंगाल पाली बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत आज आप देखेंगे। 11 फरवरी को राहुल गांधी रायगढ़ शहर निकलेंगे। कांशीराम चौक से रायगढ़ शहर का दौरा शुरू किया जाएगा। तो आपको बताएं कि खरसिया होते हुए यहाँ यात्रा उसके बाद कोरबा के लिए रवाना होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जहाँ एंट्रेंस है इस यात्रा की पूरी तरह से भव्य तैयारी है। तो न्याय यात्रा का जिक्र करें, आपको बता देते हैं अब कि यात्रा से जुड़ी एक एक डिटेल छत्तीसगढ़ के लिहाज से कौन सी सामने आई है। आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में करीब 180 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस दूरी में यात्रा सरगुजा संभाग के 3 जिलों से होकर गुजरने वाली है। इन 3 जिलों में सरगुजा संभाग के सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर शामिल हैं। राहुल गांधी 4 रातें छत्तीसगढ़ में बिताने वाले हैं और इनमें 2 रात सरगुजा में बिताएंगे और उसके बाद यात्रा अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग रवाना हो जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात कि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं कितना व्यापक असर अपनी इस यात्रा का छोड़ पाते हैं, क्योंकि जब आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी तब भी आपने बहुत व्यापक स्तर पर इसका असर देखा है। चलिए सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी युगल तिवारी के पास। युगल, बताइएगा आज राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ एंटर करेगी, भरपूर उत्साह निश्चित तौर पर होगा। जी बिल्कुल, देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा है वो रायगढ़ के रेंगाल पाली से शुरुआत होगी, झंडा का आदान प्रदान किया जाएगा, उसके बाद एक सभाएं भी होंगी और इस दौरान पूरा छत्तीसगढ़ के तमाम जो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, तमाम जो ऐसे बड़े लीडर हैं वो रहेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट भी कल से रायगढ़ पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ चंदन यादव है और तमाम जो ऐसे प्रभारी हैं सभी यहां छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं और लगातार वहां पर पहुंच चुके हैं और मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। अगर पूरे रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक की बात करें तो 5 दिनों का ये पूरा दौरा रहेगा और लगभग 500 किलोमीटर की यात्राएं हैं इस दौरान करेंगे और जो मंथन किया जाएगा। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है उन कांग्रेसियों के लिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सत्ता से वो खिसक चुके हैं, कुर्सी खिसक चुकी है, तो ऐसे में मंथन करने की जरूरत है और संभवतः कांग्रेसी उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है तो इसलिए रणनीति भी बनाई जा सकती है। तमाम चूंकि जो है पूरे भारत के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर रहेंगे, छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट जो लीडर है वो रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कई मायनों में कांग्रेस की है छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया आपका ये वाली जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में महत्वपूर्ण खबर की, जहां गोदाम में आग लग गई है। कतरन मार्केट इलाके में एक गोदाम में आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। मंगोलपुरी के कतरन मार्केट का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आग के ठीक बाद की, किस प्रकार से ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली की ये तस्वीरें सामने आई हैं। गोदाम में अचानक से आग लगी थी और उसके बाद ये मंजर। आग कैसे लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, अब कैसे लगी आग, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो आग लगी है, आग लगने के बाद इलाके की पुलिस को और फायर ब्रिगेड की टीम को इस मामले की जानकारी दी गई है और जब उसके बाद तत्काल उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।
लेकिन जिस तरह से आग लगने की वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लगी है। लेकिन इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और जिस तरह से दमकल विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई बड़ा किसी शख्स के जान नहीं गई और अभी तक इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और फिलहाल अभी इस मामले के पड़ताल करने के बाद ही थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि इस पूरे घटनाक्रम में नहीं हुई, इस अग्निकांड में नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब श्रीनगर का जिक्र, जहां आतंकियों ने गोलीबारी कर दी है। आतंकी गोलीबारी में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। आतंकियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अमृतसर का था मृतक अमृतपाल सिंह। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। घटना श्रीनगर के साल कदल की है। आप देख रहे हैं हाई सिक्योरिटी एरिया पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। सर्चिंग लगातार की जा रही क्योंकि आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। पता लगाने का प्रयास सुरक्षा बल लगातार करें। देश का पहला यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड विधानसभा में ये इतिहास रच दिया गया है। तो विधानसभा में देश का पहला यूसीसी बिल पास हो चुका है। ये पहला ऐसा राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। ध्वनि मत से पारित हुआ है पूरा बिल। विपक्ष बिल को प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश भी कर रहा था ध्वनि मत से, लेकिन प्रस्ताव खारिज हुआ और इस बिल को पास कर दिया। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यातमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों पे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी करेगी। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, ये युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है। ये एक कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, और मेन चीज क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट नहीं है, जो हम लोगों ने समझा है। सो हर रिलीजन को दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि कोई ऐसी भी इंक्रोचमेंट इसकी वजह से नहीं होनी है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा जब सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले हैं।
ये उत्तराखंड के विधायक होने के नाते हमारा सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये यूसीसी पास करा दिया। अब सभी मातृशक्ति को, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। ये देश को दिशा देने वाला एक हमारा कानून पारित हुआ। आज यूसीसी पास हो गया है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को जो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिए गए हैं, मैं बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड से कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वचन दिया था और उसे पूरा करके दिखाया है और पूरे राज्य में एक कानून का बिल पास हो गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात और दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया, जहां विपक्ष पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। करीब 90 मिनट का भाषण चला है प्रधानमंत्री का और उनके निशाने पर कांग्रेस और यूपीए सरकार रही। प्रधानमंत्री ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? और अब हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला, जिसका जिक्र एक बार फिर से करने वाले हैं। देर रात आरोपी सोमेश अग्रवाल के घर भी पुलिस पहुंची है। सोमेश के घर को सील कर दिया गया है। आरोपी सोमेश को लेकर पहुंची थी पुलिस, जहां पुरानी सब्जी मंडी इलाके का ये पूरा मामला। अहम खबर, हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामला। देर रात आरोपी सोमेश अग्रवाल के घर पहुंची पुलिस। तो सोमेश के घर को सील किया जा चुका है। पुरानी सब्जी मंडी का ये पूरा इलाका जिसमें सोमेश रहता था। आरोपी सोमेश को ही लेकर पुलिस यहां पर पहुंची। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, रात की जो कार्रवाई चली है, इसे लेकर जानकारी। जी, ये पूरा मामला है बीती देर रात का है। आरोपी जो पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का जो मामले का जो आरोपी है सोमेश अग्रवाल, उसका घर हरदा के मुख्य बाजार की पुरानी सब्जी मंडी में और पुलिस पे लगातार इस बात को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले में अभी तक आरोपी के घर और दुकान को सील नहीं किया गया, क्योंकि न्यूज 18 ने भी कल इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि ये आरोपी के घर में जो है काफी बड़ी मात्रा में जो है पटाखे रखे हुए हैं और दुकान से भी ये जो है पटाखे बेचता था। इसको लेकर आसपास के स्थानीय नागरिक भी काफी आक्रोशित थे और यही कारण था कि रात को बीती देर रात जो आरोपी सोमेश है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उसको रात को उसके घर लेके पहुंची कि घर में ही उसकी बाहर एक दुकान भी है, वहां पर भी तलाशी ली गई और दुकान को और घर को जो है पुलिस ने सील किया। रात का समय पुलिस ने इसलिए चुना क्योंकि सोमेश और राजेश को लेकर पूरे शहर में लोग आक्रोशित है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसको लेकर जो स्थानीय नागरिक है वो काफी आक्रोशित हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसलिए देर रात पुलिस इनको लेकर वहां पहुंची से पुलिस इस पूरी कार्रवाई को समझ रही है, देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है। तो उज्जैन में आज से शुरुआत होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल 17 फरवरी तक चलेगा ये फेस्टिवल। इसके साथ ही खजुराहो में 20 फरवरी से 25 तक स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है।
और आज पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले आपने देखा है किस प्रकार से पाकिस्तान दहला हुआ नजर आया। तो भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे से वोटिंग होगी। चुनाव से एक दिन पहले पाकिस्तान के बालूचिस्तान में 2 बम ब्लास्ट, कराची के गुलशन-ए-इकबाल इलाके में ब्लास्ट हुआ। 25 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हो चुकी है, 42 लोग अभी भी घायल बताए गए हैं। हो सकता है कि आंकड़ा बढ़े भी। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक एक दिन पहले विस्फोट। श्योपुर में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर पथराव किया गया। महिलाओं ने जेसीबी को रोका है। विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को खदेड़ने का प्रयास। यहां वीरपुर के बड़ा गांव की पूरी घटना बताई गई, जहां पर अचानक से हंगामे की स्थिति बनी जब यहां अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची। सामने आप देखिए किस प्रकार से महिलाएं हंगामा करती हुई नजर आई। और अब आपको लिए चलेंगे कोरबा, जहां एक युवक बिजली टावर के ऊपर चढ़कर भरपूर हंगामा करता नजर आया। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में बिजली टावर पर चढ़ा था। तस्वीरों में देख सकते हैं युवक टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वहीं पुलिस युवक को नीचे उतारने की कोशिश करती नजर आई। तो आपको बताएं कि हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चला है। भारी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका। पूरी घटना खटफड़ी पारा मोहल्ले की बताई गई है। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीजीपीएससी घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव पर एफआईआर दर्ज हुई है। कई कांग्रेसी नेताओं पर भी केस दर्ज हुआ है। ये वो मामला सीजीपीएससी का जिसमें ये माना गया कि कांग्रेस नेताओं के करीबियों को प्राथमिकता दी गई है चयन में। इसे लेकर जांच बिठाई गई। जांच के बाद ईओडब्ल्यू की तरफ से केस दर्ज किया गया। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ का चर्चित घोटाला रहा है और उसे लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं एसीबी कार्यालय ईओडब्ल्यू के कार्यालय पर, और यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभाग, गृह विभाग ने एक प्रतिवेदन भेजा था और उस प्रतिवेदन के आधार पर जो पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी और इसके अलावा जो ध्रुव है उस पर ये मामला भी फिलहाल दर्ज किए गए हैं। और अपने प्रतिवेदन में दर्ज लिखा गया है कि इसमें कई राजनेताओं की संलिप्तता है वो पाई गई है। तो उस आधार पर जो आने वाले समय में कई राजनेताओं पर जो एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, गाज गिर सकती है। और इस घोटाले पर ये गंभीर आरोप थे कि जो पदाधिकारी हैं और जो राजनेता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ दिया गया है। और ये मामला काफ़ी चलता रहा है और इस पर राजनीति भी जमकर होती रही है। और इस बीच जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह प्रदेश के युवाओं को ये आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था कि इन पर कार्रवाई होगी जिसने गड़बड़ी की है। तो फिलहाल जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, देखना होगा कि आने वाले समय में किन किन राजनेताओं के नाम हैं उसमें आते हैं, किन की संलिप्तता पाई जाती है। फिलहाल धारा 420, 120B के तहत अपराध है दर्ज कर लिए गए हैं। और अब देखना होगा कि कब तक और जो राजनेता हैं, फिलहाल पूरे मामले की अब जांच है वो ईओडब्ल्यू है वो कर रही है। लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी और ध्रुव जो पूर्व आईएएस हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कई सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सूरजपुर में 4 टन कोयला जब्त किया गया। खदान से चोरी कर ले जाया जा रहा था कोयला। अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था, इससे पकड़ा गया है। पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खड़गवां पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और अब बिलासपुर की आपराधिक घटना का जिक्र, जहां एटीएम तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया है। गोल बाजार चौक स्थित एटीएम को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो आप ये देखिए कि एटीएम को तोड़ भी दिया गया था। इसके पहले कि लूटपाट हो पाती, पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची। रंगे हाथों आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया गया। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो आरोपियों से तेंदुए की खाल जब्त हुई है। खाल बेचने की फिराक में आरोपी घूम रहे थे, लेकिन फौरन वन विभाग की टीम की तरफ से कार्रवाई। खैरागढ़ वन मंडल के साल्हेवारा का मामला। और बलौदाबाजार का जिक्र करेंगे, जहां धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन लगातार चल रहा है। खनिज विभाग इस पर रोक लगाने में नाकाम रहा। रोजाना डोंगरी डीह में महानदी से रेत का अवैध खनन हो रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी खनिज विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। महानदी किसानों के लिए उपयोगी नदी है, लेकिन यहाँ पर खनन होने के चलते परेशानी बढ़ती जा रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जीवनदायिनी नदी, हम इस समय नाव में मौजूद हैं, देख सकते हैं ये महानदी है। और महानदी यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और जीवनदायिनी नदी है, क्योंकि यहाँ किसानों के लिए भी फायदेमंद है और जो आसपास के लोग हैं उसके लिए भी महानदी फायदेमंद है। ये है महानदी। महानदी का जिस तरह से उपयोग किसान करते हैं, उसी तरह से खनन माफियाओं द्वारा इसका दोहन भी कहा जा सकता है। लेकिन बलौदाबाजार जिले की महानदी में आज खनन माफियाओं द्वारा लगातार पिछले कई सालों से रेत का खनन किया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं एक खनिज विभाग की भी और प्रशासन की भी लापरवाही की जा सकती है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 पर। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां वह खनिया धारा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग अंदाज नजर आया है। केंद्रीय मंत्री लोकगीतों पर कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए हैं। सिंधिया का ये रूप शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन नजर आए। तस्वीरें देखिए। और यूपीए सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र आने वाला है। मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी। तो जहां कांग्रेस के कुप्रबंधन पर यह श्वेत पत्र जारी होगा। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने किया था जिक्र, निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में किया था जिक्र। श्वेत पत्र लाने की तैयारी, यूपीए सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। विपक्ष पर निशाना साधने का एक और तरीका, मोदी सरकार की तरफ से श्वेत पत्र लाया जाना है। इसका जिक्र कई बड़े नेता इससे पहले भी कर चुके हैं। ये कहा गया है कि यूपीए सरकार में जो कुछ भी अनैतिक हुआ है उसका जिक्र जरूर होगा इस श्वेत पत्र में। वहीं मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस, जहां मोदी सरकार यूपीए सरकार के 10 सालों पर ला रही है व्हाइट पेपर। उसके जवाब में कांग्रेस की तैयारी भी पूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि जिक्र के तौर पर जरूर सामने आए कि श्वेत पत्र लाया जाना है, लेकिन कांग्रेस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार। 10 सालों में क्या कुछ किया है बीजेपी ने, ये ब्लैक पेपर में लिखेंगे। और एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात वैलेंटाइन डे वीक की भी कर लेते हैं। 7 फरवरी से वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत हो गई है। पहले दिन प्रेमी जोड़ों से लेकर हर कोई एक दूसरे को रोज देता नजर आया। तो वहीं आज दूसरा दिन प्रपोज डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि दिल की बात या प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बेहद खास है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रपोज डे क्यों मनाया जाता है और इससे मनाए जाने के पीछे की वजह क्या है। वैसे सालों से आप देख रहे हैं प्रपोज डे को वैलेंटाइन वीक के दूसरे दिन ही मनाया जाता रहा है। वैसे इसकी शुरुआत सदियों पहले ही हो गई थी। भारत में इस वेस्टर्न कल्चर का चलन आज काफी बढ़ गया है। कहते हैं कि साल 1477 में ऑस्ट्रेलियाई आर्क ड्यूक मैक्सिमिलियन ने मैरी ऑफ बरगंडी को प्रपोज किया था। उन्होंने अपने इस खास मोमेंट में मैरी को हीरे की अंगूठी ऑफर की थी और इस तरह से प्रपोज करने के बाद से ये तरीका सुर्खियों में छाने लगा। तभी से वैलेंटाइन वीक के दूसरे दिन प्रपोज डे सेलिब्रेट किया जाने लगा।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस दिन कपल एक दूसरे से अपने दिल की बात या प्यार का इजहार करते हैं। तो जिसे आप पसंद करते हैं उसे अपनी लाइफ का अहम हिस्सा बनाने के लिए ये मौका आज का बेहद खास है। ये प्यार, स्नेह और प्रशंसा को जताने का एक बढ़िया मौका है। लोग इस खास दिन के जरिए अपने रिश्ते में अगला कदम उठाने की ओर आगे बढ़ते हैं। वे जिसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं उसे अपने दिल की बात स्पेशल तरीके से बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा रहने वाला है आज का आपका दिन, यानी कि राशिफल। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या।